उसकी दुनिया, उसका आका। जिस रात कॉस्मेडो को अहमकों का पोप मुंतखब किया गया और कई गैर मामूली वाक़यात पेश आए, उसी रात से 16 बरस पहले एक सुबह इज्तिमाई नमाज के वक्त कॉस्मेडो नोट्रे डेम की दीवार के पास पड़ा पाया गया था। ये दीवार मखसूस हैसियत रखती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा प्याला खैरात के लिए रखा गया था और वहाँ लोग बेसहारा बच्चों और अपनी नाजायज़ औलादों को छोड़ जाया करते थे ताकि जिसने उसे अपनाना हो वो वहाँ से हासिल कर लें। 1467 इतवार का दिन था। कमसिन कॉस्मेडो की इर्द गिर्द इस दीवार के पास लोगों का हुजूम जमा था, जिसमें 99% बूढ़ी औरतें थीं। इस हुजूम में सबसे आगे वो 4 औरतें थीं जो अपने लिबासों से पहचानी जा रही थीं। वो राहिबात थीं। उनमें से एक राहिबा ने कहा, ये कैसा बच्चा है? दूसरी राहिबा ने कहा, ये बच्चा कहाँ, ये तो बोझना है। तीसरी राहिबा बोली, ये जला देना चाहिए या डुबो देना चाहिए। पहली राहिबा ने कहा, देखती नहीं हो, इसकी उम्र कम से कम 4 साल है। अब तक तो ये जिंदा रहा है, किसी ना किसी ने इसे पाला ही होगा। राहिबात और दूसरे लोग जो कुछ देख रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, वो दुरुस्त था। ये एक अजीबो गरीब चीज़ था, अजीबुल खलकत। मुड़ा तुड़ा भद्दा सर, एक आंख कज, टेढ़ा मुंह और चंद दांत। इसकी एक आंख रो रही थी। देखने वाले थर्रा रहे थे, लरज रहे थे। मजमे में से एक ने कहा, यहाँ तो बच्चों को छोड़ जाने की इजाज़त है, दरिंदों को नहीं। ये बच्चा कैसे लोगों के मिलाप से पैदा हुआ होगा? कोहान की तरह अब भी इसका कुब उभरा हुआ था। वो इंसान का बच्चा तो दिखाई ही नहीं देता था। लोग चेमगोइयाँ कर रहे थे कि इसे कौन अपनाएगा, कौन अपने घर ले जाएगा। एक नौजवान राहिब, खुरदुरे चेहरे, खुली पेशानी और चुपती आंखों का मालिक हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बोला, मैं इस बच्चे को अपनाता हूँ। उसने जल्दी से बच्चे को एक कपड़े में लपेटा। लोग हैरत और दिलचस्पी से उसे देखते रह गए। वो बच्चे को उठाकर नोट्रे डेम के अंदर दाखिल हो गया। मजमे में से एक ने कहा, मैं ना कहता था कि नौजवान फ्रूलो राहिब तिलिस्म और भूत प्रेत के इल्म से दिलचस्पी रखता है। सच्ची बात तो यह है कि राहिब फ्रूलो मामूली इंसान न था। वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जिसे बोरोजुआ और नीम बोरोजुआ का दरमियानी तबका कहा जा सकता है। कभी इसके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग बशिप थे। पेरिस में 21 घर थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ख़ानदान की दौलत, तमकनत और जायदाद घटती गई। लेकिन अब भी फ्रूलो पेरिस में एक माकूल जायदाद का मालिक था। उसकी कमसिनी ही में उसके वालिदैन ने उसे पादरी बनाने का फ़ैसला कर लिया था। उसने लातीनी पढ़ी और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। वो एक उदास और गमज़दा सा ज़हीन तालिब इल्म था जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता चला गया। उसने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसात देखे थे। 1466 में जब पेरिस और उसके गिरदो नवाह में ताउन फैला और 40,000 लोग उसकी भेंट चढ़ गए, तो मरने वालों में उसके बेशतर रिश्तेदार भी थे। इस ताउन में उसके वालिदैन भी दुनिया से उड़ गए। उसका छोटा भाई जिहान मौत के ज़बरदस्त हाथ से महफूज रहकर जिंदा बच गया। फ्रूलो ने उसे पंगुड़े से उठाया, बाजुओं में ले लिया और बाप बनकर उसकी परवरिश करने लगा। 19 बरस का फ्रूलो दुनिया में तन्हा था और अपने छोटे भाई की परवरिश की जिम्मेदारी उसके कांधों पर आ पड़ी थी। वो नौजवान जिसे सिर्फ इल्म से मोहब्बत थी, जो सिर्फ किताबों का आशिक था, अब वो छोटे भाई को अपनी ज़िंदगी की मताए अजीज़ समझने लगा। उसने उसे लाड प्यार में बिगाड़ दिया। वो उसकी माँ बन गया। 20 बरस की उम्र में वो नोट्रे डेम का छोटा पादरी मुकर्रर हुआ। मजहबी और दीनी दुनिया में उसकी तकवा की धूम मची हुई थी। अब वही उस बदहियत और गैर इंसानी चेहरे वाले बच्चे को अपने साथ ले गया था, वो जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। उसे उसने सीने से लगा लिया। इसने उसे बिप्तस्मा दिया, उसका नाम कॉस्मेडो रख दिया। इस कुबड़े यकचश्म बदहियत टेढ़ी टांगों वाले बच्चे को इंसान समझकर पालने लगा। 1482 तक कॉस्मेडो जवान हो चुका था। वो नोट्रेडेम की घंटियों को बजाने के फ़र्ज पर मामूर कर दिया गया। तब तक उसका मोहसिन फ्रूलो भी तरक्की करते करते आर्चडेकन बन चुका था, जो कलीसिया में बड़ा अहम और मुकद्दस रुतबा होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ कॉस्मेडो और नोट्रेडेम के गिरजे के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता पैदा हो गया। कोई नहीं जानता कि कॉस्मेडो के वालिदैन कौन हैं। वो दुनिया से कट चुका है। दुनिया के पास उसके लिए सिवाय हकारत और तज़हीक के कुछ न था। नोट्रेडेम के गिरजे ने उसको पनाह दी थी। वो इसी की दीवारों से मानूस हो गया, इसी को अपना घर समझने लगा। नोट्रेडेम ही उसका खौल, उसका घोंसला, उसका घर,
उसका मुल्क और उसकी कुल कायनात था। बचपन के ज़माने से ही वो नोट्रे डेम की दीवारों, फर्श और कोने खुदरों से मानूस हो गया। यहाँ घिसटता हुआ, लड़खड़ाता हुआ वो बड़ा हुआ। किसी जरसूमे की तरह वो नोट्रे डेम की अजीम और वसी इमारत के जिस्म की तमाम रगों और रेशों से मानूस हो चुका था। वो नोट्रे डेम के एक एक कोने और गोशे को जानता था। यहीं उसकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। यहीं वो सोता और जागता था। और यहीं वो पहली बार रस्सों पर चढ़कर लटकी हुई घंटियों को बजाने लगा था। और उसे नोट्रे डेम की घंटियां बजाते देखकर पादरी फ्रूलो को अजीब तरह की खुशी होती थी, जैसे कोई बाप पहली बार अपनी बच्चे को देखकर मसरूर होता है। कॉस्मेडू किसी बंदर या पहाड़ी बकरे की तरह नोट्रे डेम की घंटियां बजाता और पादरी फ्रूलो को अजीब तरह की खुशी होती। कास्मेडू किसी बंदर या पहाड़ी बकरे की तरह नोट्रे डेम की हर बुलंदी को छू लेता था। वो चारों तरफ दौड़ता, भागता, फिरता। ये दुनिया उसकी अपनी दुनिया थी। पादरी फ्रूलो ने बड़ी मेहनत और बड़े तहम्मुल के साथ कॉस्मेडो को बोलना सिखाया था। अभी वो पूरी तरह कुव्वत गोयाई पर अबूर हासिल न कर सका था कि उस बदबख्त कुबड़े की ये सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो गई। वो 14 बरस का था जब वो नोट्रे डेम की घंटियां बजाने लगा था। छोटी बड़ी घंटियों की लातादाद और मुतनव्वो आवाज़ों ने उसकी समात पर बड़ा बुरा असर डाला और वो हमेशा के लिए बहरा हो गया। कुदरत ने दुनिया के साथ राब्ता कायम करने के लिए उसके लिए जो दरवाज़ा खुला छोड़ा था, वो भी हमेशा के लिए बंद हो गया। बहरेपन की वजह से उसकी क़ुव्वत गोयाई भी मजरूह हुई। इस दुख ने कास्मेडो को गमज़दा कर दिया। उसकी रूह की गहराइयों में एक दायमी उदासी रच बस गई। वो खामोश रहने लगा। लोगों के बेरहम कहकहों और तेज़ जुमलों से भी वो कोई असर न लेता। ज़बान के इस्तेमाल को उसने मतरूक करार दे दिया और नतीजा ये निकला कि अब अगर वो कभी कभार किसी अंदरूनी तहरीक से मजबूर होकर बोलता भी तो लफ्ज़ अजीब अंदाज से टूट फूट कर उसके हलक से निकलते थे। इसकी आवाज़ डरावनी और बोझल थी और अल्फाज और लहजे का इबाम इसको अजीब व गरीब सूरत बख्श देता था। सुनने वाले को उसकी आवाज़ से भी कराहत महसूस होने लगती थी। हालात और वाक़यात ने कॉस्मेडो के साथ ऐसा सलूक रवा रखा था कि उसका जहन हमेशा वाहिमों में घिरा रहता। उसके दिमाग में अजीब व गरीब तरह के खाके बनते, मुबहम सोचें जन्म लेती और फिर कभी कभी तो वो नीम पागलों की सी हरकतें करने लगता और कभी अहमक नजर आता। वो जानता था कि वो बदहियत है। खारजी मज़ाहिर और दूसरे इंसानों के मुशाहिदे ने उसके अंदर गैज़ो गज़ब और तलखी का जज्बा पैदा कर दिया था, क्योंकि वो उन जैसा न था। उसकी फितरत वही थी जो आम इंसानों की होती है, लेकिन उसकी बदहियती ने उसकी सोचों को डस लिया था। इंसानों के बारे में उसका जितना भी तजुर्बा था वो तल्ख था। इंसानों के साथ पहले राब्ते ने ही उसे ये समझा दिया था कि इंसान उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी तजलील करते हैं, उसे अपने आप से मुख्तलिफ समझकर रद्द कर चुके हैं। जूं जूं वो जवान हुआ, उसके इस एहसास में इजाफा होता चला गया कि आसपास की दुनिया में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि उसने भी इंसानों से मुंह फेर लिया। उसके लिए नोट्रे डेम का गिरजा ही सब कुछ था। नोट्रे डेम के गिरजे में शहंशाहों, वलियों, बशिपों और संगे मरमर के मुजस्मे कम अज़ कम उसकी हंसी तो ना उड़ाते थे। भूतों और जिनों की तस्वीरें, मुजस्मे भी उसे अच्छे लगते थे, क्योंकि वो उसे देखकर घूरते न थे। वली और शैतान के नुमाइंदे दोनों इसके दोस्त थे। बाज़ औक़ात वो घंटों इन मुजस्समों के सामने खड़ा उनको इस्तग़राक़ से देखता रहता। गिरजा उसका मुआशरा था और यही उसकी दुनिया थी। उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत नोट्रे डेम की घंटियों से थी। घंटियों की आवाज़ उसकी रूह को जगा देती और इसके वजूद को ऐसे बालों पर और तवानाई बख्श देती कि वो बेकरां खला में उड़ने लगता। घंटियों की आवाज़ कभी कभी उसकी रूह की दायमी उदासी को मुसरत में तब्दील कर देती थी। वो इन घंटियों से इश्क करता था, इनको मोहब्बत से सहलाता था, इनसे हम कलाम हुआ करता था। वो उनकी आवाज़ को समझता था। वो टावर और एक घड़ियाल वाला कमरा इसकी जन्नत थे। घंटियों की आवाज़ों ने उसकी समात को तो छीन लिया था, लेकिन अब वो अगर कोई आवाज़ सुन सकता था तो वो इन घंटियों की ही आवाज़ थी। इन अनगिनत छोटी बड़ी घंटियों और घड़ियाल में सबसे बड़ी घंटी मैरी थी। इससे तो वो वाकई दिल की गहराइयों से इश्क करता था। वो जोश में आकर इसके बड़े लटकन के साथ लटकने लगता था। उसे घंटियों को बजाने से भी इश्क था। इधर फ्रूलो उसे इशारा करता, उधर वो भाग निकलता। उस वक्त उसकी रफ्तार में हैरत अंगेज तेजी पैदा हो जाती। पलक झपकते में वो बुलंदियों को तय करता, मैरी के पास पहुंच जाता, बड़बड़ाकर उसे कुछ कहता और फिर रस्सा खींचकर उसे झूले देकर बजाने लगता।
घंटी की पहली आवाज़ सुनकर वो मुसर्रत से चीखता, वाह, और फिर कहकहे लगाने लगता। वो कहकहे जो घंटियों की पुरशोर आवाज़ में घुल मिल जाते थे। इस वक्त उसकी वाहिद आंख, जो अमूमन भिजी हुई सी रहती थी, कुछ ज़्यादा खुल जाती। उसकी चमक में भी इजाफा हो जाता। वो जानता था कि वो जहाँ खड़ा होकर घंटियाँ बजा रहा है, वहाँ से 200 फीट नीचे खड़े लोग उसकी घंटियों की आवाज़ को सुन रहे हैं। घंटियों की आवाज़ें सुनकर, उनको हरकत में देखकर कभी कभी वो वफूर जज्बात से उस पर अजीब सा दौरा पड़ जाता था। वो अचानक अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ छलांग लगाकर किसी घंटी की लटकन के साथ चिमट जाता या किसी घंटी को अपनी मजबूत लेकिन बदवज़ा बाजुओं की गिरफ्त में ले लेता। मैरी को अपनी आगोश में लिए वो उसे झूले की तरह झुलाता रहता। टन 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 की भारी और सुरीली आवाज़ उसके खून को गरमा देती। वो ख्वाब सा समा देखता और इस वक्त अपने वजूद को घंटी के वजूद में मदगम होते हुए महसूस करके खुशी से कहकहे लगाने लगता। नोट्रे डेम के गिरजे में सारी रौनक गोया कॉस्मेडो की वजह से थी। कॉस्मेडो की रूह गिरजे के अनगिनत दालानों और गैलरियों में हर वक्त रवां दवा नजर आती। वो ऊंचे से ऊंचे मीनार पर बेखौफी से चढ़कर उसकी सफाई करने लगता। परिंदों के घोंसले उतार कर बाहर फेंकता। नीचे खड़ा हुआ आदमी इसको किसी मीनार पर चढ़ते हुए देख लेता तो दहशत से दम बखुद हो जाता कि वो किसी के इशारे या हुक्म के बगैर ही गिरजे की सफाई में जुटा रहता। घंटियों को लटकाता और चमकाता रहता, मुजस्समों को झाड़ता रहता। पत्थर और धातों के बने हुए इंसानी और गैर इंसानी चेहरों के साथ उसकी आशनाई थी। पत्थर के बने हुए कुत्ते, सांप, अजीबुल खलकत चीज़ें इसको हरासा न कर सकती थी। अगर कास्मेडो इसी किरदार के साथ अहद कदीम के मिस्र में होता तो यकीनन उसे मंदिर का देवता तस्लीम कर लिया जाता। अब लोग अहद वस्ता में उसे गिरजे का भूत समझते थे। आज जो लोग जानते हैं कि नोट्रे डेम में कोई कुबड़ा बधियत कॉस्मेडो भी रहता था, तो उन्हें शिद्दत से एहसास होता है कि नोट्रे डेम का गिरजा उसके बगैर उदास है, बेरूह हो चुका है। उसका जिस्म रूह से महरूम हो चुका है। नोट्रे डेम का गिरजा कॉस्मेडो के बगैर उस खोपड़ी की तरह है जिसके माथे के नीचे 2 खाली गड्ढे तो हैं मगर आंखें नहीं। उसकी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिससे ना तो वो नफरत करता था, ना ही उसके लिए उसके दिल में कोई रंजिश थी। इस इंसान से वो शायद अपने गिरजे से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था, और वो था पादरी फ्रूलो। उसकी ये मोहब्बत उसकी फितरत और रूह की पाकीज़गी की गम्माज़ी करती थी। फ्रूलो ने उसे पनाह दी थी, उसे पाला पोसा था। लड़कपन में जब कुत्ते और शरीर बच्चे उसे देखकर उस पर झपटते थे तो वो पादरी फ्रूलो की टांगों में ही छुप जाया करता था। ये पादरी फ्रूलो ही था जिसने उसे नोट्रे डेम की घंटी बजाने वाला बनाया था। उसी ने उसे बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाया था। पादरी फ्रूलो को कॉस्मेडो के रूप में दुनिया का वफादार तरीन गुलाम मिल गया था। वो उसका आका था और कॉस्मेडो उसके लिए जान दे सकता था। जब कॉस्मेडो अपने कुव्वती समाज से महरूम हो गया तो आका और गुलाम के दरमियान एक पुरस्कार इशाराती ज़बान ने जन्म लिया। इन इशारों कनायों को वो दोनों ही समझ सकते थे, क्योंकि किसी तीसरे के बस में न था कि वो भी उस पुरस्कार ज़बान के तजुर्बे में शरीक हो सकता। पादरी फ्रूलो के एक इशारे पर कॉस्मेडो बिला चूं चरा सैकड़ों फीट की बुलंदी से छलांग लगाने पर आमादा हो जाता था। यह हैरान कुन बात थी। कॉस्मेडो जैसा कवि और शहजोर पादरी फ्रूलो के सामने तिनके की तरह कांपने लगता था। अगर मिसाल से ही उसकी वफादारी को जाहिर करना हो तो फिर बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि आज तक कोई कुत्ता और कोई घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार नहीं हुआ जितना वफादार कॉस्मेडो था। पादरी फ्रूलो इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह था, लेकिन उसकी दुनिया और उसकी दिलचस्पियाँ कॉस्मेडो से मुख्तलिफ थीं। पादरी फ्रूलो को अपने छोटे भाई जिहान से बेहद मोहब्बत थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसका भाई पढ़ लिख कर आला मनसब तक पहुँचे, लेकिन नौजवान जिहान ने अपने भाई की तमाम ख्वाहिशों और उम्मीदों को धुंधला दिया था। वो आवारा, अय्याश, फजूल खर्च और निकम्मा बन चुका था। अपने भाई की वजह से पादरी फ्रूलो बेहद उदास रहा करता था। अपने गम को बहलाने के लिए वो साइंस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो सर्फ कर रहा था। वो साइंसी तजुर्बों में दिन रात मुनहमिक रहने लगा। वो आलिम था, इल्म के साथ उसकी मोहब्बत बेपायां थी। कलीसा जिन उलूम के मुताल्ले की इजाज़त नहीं देता, इसने उन उलूम पर भी अबूर हासिल किया था। दुनिया के कई दूसरे मुक़द्दस और मजहबी लोगों की तरह फ्रूलो भी शजरे ममनुआ का जायका चखना चाहता था। वो फितरत की गहराइयों में छुपे हुए सदियों के हक़ाइक़ को पाना चाहता था। वो इन मौज़ूआत और तजुर्बात पर काम कर रहा था जिनके लिए बाज़ औक़ात इंसान को अपनी रूह की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अहद वस्ता के मखसूस रिवायात के तहत उसने भी इब्न रुश्द, विलियम ऑफ पेरिस,
एंड निकोलस फ्लेमल का रास्ता इख्तियार किया। वो सितारों के इल्म के अलावा कीमिया में भी बड़ी दिलचस्पी लेता था। वो मसे खाम को ठोस सोने में तब्दील करने के भी तजुर्बे करता रहता था। वो उजलत नशीन हो गया था। उसने पैलेस डी ग्रीव की तरफ ऊंचे मीनार में अपने तजुर्बात के लिए एक कमरा मखसूस कर लिया था। ये पुरस्कार हुजरा था जहाँ कोई शख्स हत्ता के पेरिस का बिशप भी इसकी इजाज़त के बगैर दाखिल न हो सकता था। मुद्दतों पहले यह हुजरा बिशप ह्यूगो ने तामीर कराया था और इस कमरे में वो काले जादू के तजुर्बात किया करता था। पेरिस के अनगिनत लोगों का ईमान था कि कॉस्मेडो एक भूत है, मामूल है और पादरी फ्रूलो आमिल और जादूगर। पादरी फ्रूलो जब कभी लोगों को नजर आता तो देखते कि वो अपनी आंखें झुकाए रखता है। वक्त से पहले ही उसका सर गंजा हो चुका है और उसका सीना हमेशा उथल पुथल होता रहता है। जब कभी वो नजरें ऊपर उठाता तो लोग यूं महसूस करते जैसे उसकी आंखें अंगारे उगल रही हैं। पादरी फ्रूलो हमेशा औरतों से बिदकता था। उसे औरतों की कुर्बत से शदीद नफरत थी। औरतों के रेशमी लिबास की सरसराहट सुनकर ही उसका वजूद गैज़ो गज़ब से भर जाता था। वो जिप्सी औरतों से तो बेहद खौफजदा रहता था और उसने ख़ास तौर पर बिशप से दरख्वास्त की थी कि एक हुक्म के ज़रिए जिप्सी औरतों को मजबूर किया जाए कि वो नोट्रे डेम चौक में रक़्स का मुजाहरा न किया करें। उन दिनों पादरी फ्रूलो उन कदीम मखतूतात और ताजीराती किताबों का मुताला कर रहा था जिनमें ऐसे जादूगर और चुड़ैलों को सजाएं देने के नज़ायर थे जो बकरियों या सुअरों की इयानत से काले जादू का अमल किया करते थे। कभी कभार जब पादरी फ्रूलो और कॉस्मेडो एक साथ जाते दिखाई देते तो औरतें उन्हें देखकर रुक जाती और उनके चेहरों पर खौफ की छाप साफ दिखाई देने लगती। फिर कोई औरत कह उठती, जितना बदसूरत और मुड़ा तोड़ा जिस्म इस शैतान कॉस्मेडो का है, उतनी ही बदसूरत और घनाउनी रूह पादरी फ्रूलो की है। पादरी फ्रूलो पिछले कई दिनों से गहरी सोच में गुम रहने लगा था। बहरा कॉस्मेडो अपने आका के हर इशारे का मतलब समझ लेता था, मगर वो अपने आका के दिल की गहराइयों में झांक कर न देख सकता था कि वहाँ कैसे कैसे तूफान पल रहे हैं।